जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। 9 बजने वाला है और मैंने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की इकट्ठे ही तैयारी कर ली है। कल का कटा हुआ पाइनएप्पल रखा हुआ है तो मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल दिया। अभी ब्रेकफास्ट के टाइम पे हम लोग खा लेंगे। और दुकान पे हमारी कोई अमरनाथ जी गए थे, अमरनाथ बाबा बर्फानी नाम से जो फेमस है तीर्थ स्थान, वहाँ का ये प्रसाद आया हुआ रखा है। तो और इसके अलावा तोरई मैंने काट के रखी है दिन के लंच के लिए। तो अभी इसके बाद जो है मैं आपको मॉर्निंग की जो अपनी प्रिपरेशंस हैं वो दिखा रही हूँ। तो अभी इसके अलावा मैंने केले जो है ना वो पील करके रख लिए हैं, कच्चे केले। जितने भी बर्तन लगे थे, जिनमें से एक मेरी कढ़ाई भी है लोहे की जिसमें मैंने मेहंदी भिगोई थी, तो अभी भी मैंने मेहंदी लगाई हुई है। हाँ, वो मतलब वो अलग चीज़ है। तो केले यहाँ पे पील करके रख लिए हैं। चाय हस्बैंड की बना रखी है, मैं मॉर्निंग में पी चुकी हूँ। जिस दिन मेहंदी लगाती हूँ उस दिन अपने मॉर्निंग में ही मैं 1 कप चाय पी लेती हूँ। आटा लगा हुआ है और ये मैंने लहसुन जो है कूट के रख लिया है। दोनों मतलब ब्रेकफास्ट में और डिनर में दोनों, सॉरी लंच में दोनों जगह ये यूज़ होगा। तो इकट्ठे ही मैंने लहसुन छील के कूट लिया है। और इतना काम करा है मैंने सिर में मेहंदी लगा के। और मेहंदी मतलब मॉइस्चर इतना ज़्यादा है ना, अभी इतनी गर्मी है कि जो मेहंदी है पूरी टपक रही है, चेहरे में आ गया है पूरा का पूरा जो मेहंदी का पेस्ट होता है। और मैं लगातार पोंछ रही थी उसे, लेकिन मतलब आज बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो गया था ये मेहंदी लगाना। लेकिन अब लगाया है तो फिर रखना तो पड़ेगा ही। दूध आ गया है, दूध पक रहा है। और अभी आजकल मैं फ़िलहाल एक्सरसाइज वॉक कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। वॉक तो मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जिसके साथ मैं जाती हूँ वो उसका पता नहीं क्यों छुट्टी हो जा रही है, तो वो नहीं आ पा रही है इस वजह से। नहीं तो मैं वॉक पे चली जाती हूँ। इससे थोड़ा सा ना घर से बाहर निकलने का मौका लगता है, तो थोड़ा सा मूड चेंज होता है, अच्छा लगता है। लेकिन एक्सरसाइज के लिए मैं खुद को अपने आप से जो मोटिवेशन होता है ना मेरा ख़त्म हो गया है, बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं कर पा रही हूँ। कुछ तो इस बीच में बहुत ज़्यादा आना जाना हो गया। पहले बड़ी बेटी को छोड़ने गए, फिर छोटी को सेटल कराने गए, बीच में मतलब त्योहार वगैरह भी पड़े। और उसके अलावा जो है थोड़ा सा भी बच्चे चले गए हैं तो मूड भी थोड़ा सा अपसेट है कहना चाहिए। मतलब नहीं, मैं अपने आप को अभी भी नॉर्मल कर पा रही हूँ। और कोप अप कर लूँगी धीरे धीरे, मुझे मालूम है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए ये रहता है ना कि जो ज़रूरी काम है सामने जो दिख रहे हैं वो तो एक कहना चाहिए रोबोट की तरह धीरे धीरे मैं कर ले रही हूँ। बट जो अपना ध्यान देना, अपने ग्रूमिंग पे ध्यान देना या अपने लिए कुछ करना क्रिएटिव, इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है फ़िलहाल कुछ दिन तक। और ऐसा रहने वाला है 4-5 दिन और, उसके बाद मैं ठीक होने लगूंगी। तो अभी ना एक कच्चे केले की सब्जी बन रही है। तो लोहे की कढ़ाई मैंने सरसों का तेल डाला है। और यहाँ पे सरसों का तेल जो मैंने डाला है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि बढ़ा के डाला है। कारण ये है कि जो दिन में लंच बनेगा उसमें जो दाल बनेगी उसमें भी यही मसाला जाने वाला है, लहसुन का पेस्ट और ये सब चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे ना इकट्ठे ही तड़का लगा लिया है, जिससे कि बाद में मुझे कढ़ाई बार बार वॉश ना करनी पड़े, क्योंकि दोनों ही रेसिपीज लोहे की कढ़ाई में बनेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा सरसों का तेल लिया मैंने, उसमें खूब अच्छे से धुआं उड़ा लिया। उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दिया। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैंने इसमें जो लहसुन का मतलब पेस्ट नहीं कह सकते उसे, मतलब मोटा मोटा सा कूट के जो रखा हुआ था वो डाला। जीरा ऐड किया, थोड़ी सी मैं यहाँ पे डालूंगी हींग। और धीमी आंच में मैं इसको फिर से ऑन कर दिया मैंने फ्लेम को। तो ये थोड़ा सा हल्की आंच में सिकता रहेगा। होता क्या है कि जब बिल्कुल पाइपिंग हॉट रहता है मस्टर्ड ऑयल ना, तो उसमें कुछ डालो, खास तौर से अदरक लहसुन का पेस्ट, तो बहुत जल्दी जलता है और खुशबू की बजाय बजाय स्मेल सी आने लगती है। तो मैं इस तरीके से जब होता है ना, मुझे लगता है कि कहीं कुछ एक अलग सा फ्लेवर ना आ जाए जलने का, तो मैं यहाँ पे फ्लेम बंद करने के बाद छोंकती हूँ। तो तेल थोड़ा सा ठंडा हो गया। और मस्टर्ड ऑयल का ये रहता है ना कि धुआं उड़ाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो जो ऑयल होता है उसकी स्मेल आने लगती है रेसिपी में। तो ये धीमी आंच में फिर मैंने इसको सेका हल्के हल्के, मेक श्योर कर रही हूँ कि जले ना और भुन जाए अच्छे से। और उसके बाद इसमें से मतलब जस्ट आधा अमाउंट, मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट जो है तड़के का, वो मैं एक कटोरी में अलग निकाल लूँगी। और वो आएगा दिन की दाल में काम। और ये जो बचा हुआ तेल और अदरक वगैरह का जो यहाँ पे मिश्रण है, इसमें मैं जो कटे हुए केले हैं वो ऐड कर दूंगी। तो जब केले की मैं सब्जी बनाती हूँ ना फ्रेंड्स, तो इसमें सिर्फ नमक, हल्दी और धनिया पाउडर जाता है। हरी मिर्च मैं इसमें अलग से आज कट करके डाल दी है, अदरवाइज मैं कुटी मिर्च भी डाल देती हूँ। और कई बार तड़के में भी हरी मिर्च डाल देती हूँ। ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि इसी तरीके से बनाना है या यही मिर्चा डालनी है। बस नमक डाला, हल्दी डाली, धनिया पाउडर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा जाएगा, 1 चम्मच भर के। उसके बाद मैंने इसमें 2 हरी मिर्च ऊपर से ही चॉप करके डाल दी। इसको एक बढ़िया सा मिक्स देंगे। और इसमें
थोड़ा सा पानी ऐड करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो केला होता है ना, इसमें अपना कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मॉइस्चर तो होता नहीं है कि ये पानी रिलीज़ करेगा और फिर अपने ही रस में पकेगा, ऐसा नहीं होता है इसमें। लेकिन इसलिए इसमें थोड़ा सा ना पानी डालना ज़रूरी हो जाता है। प्लस अगर आपकी कढ़ाई नॉन स्टिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी लोहे की कढ़ाई है तो इसमें थोड़ा जल्दी लगने लगती है सब्जियाँ। अब क्योंकि लोहा अच्छा होता है और स्टील वगैरह की बजाय इसमें बनाना ठीक रहता है, इसलिए मैं लोहे में ही ज़्यादातर बनाती हूँ। फ्रेंड्स, जो कच्चा केला होता है ना, वो अपनी ना उसमें डाइट में शामिल ज़रूर किया कीजिए। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ना, कब्ज रहता है पेट में, पेट साफ नहीं होता, उसके लिए बहुत अच्छा ये सब्जी है। फाइबर रिच सब्जी है और गट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होती है। तो हफ्ते में 1-2 बार मैं केले की सब्जी बना लेती हूँ, हम पसंद भी करते हैं हम लोग। और ये जब बनने के बाद जैसे आलू होते हैं ना, जीरा आलू, उस तरीके का कुछ कुछ फ्लेवर आता है, बढ़िया लगती है सब्जी। धीमी आंच में मैंने केले की सब्जी जो थी उसे पकने के लिए छोड़ दिया। और डिटेल में रेसिपी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो भी बनाते हो उसका रेसिपी बता दिया करो। हालांकि ना मैं हर व्लॉग में कोशिश करती हूँ बताने की भी, लेकिन फिर कभी कभी ये लगता है कि अभी लास्ट व्लॉग में ही तो बताया था तो क्या रिपीट करूँ, ये चीज़ हो जाती है। दूध पक गया है, आगे रख दिया है मैंने यहाँ पे डाइनिंग टेबल में। और उसके बाद मैं कर रही हूँ दोपहर के लंच की प्रिपरेशन। तो मैं नहा चुकी थी, हाँ मैं आपको बताना भूल गई कि सब्जी वगैरह छौंकने से पहले मैं नहा चुकी थी, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाए हुए 2.5-3 घंटे का टाइम हो गया था। इसके अलावा यहाँ पे पूजा के बर्तन धुल चुके हैं, जो सिंक में बर्तन पड़े थे वो धुल गए। एक जो ये आटे की स्लरी सी बनाई है, ये दिन की जो दाल बनेगी उसमें जाएगी, पहाड़ का फेमस दाल है। और ये जो तड़का रेडी किया था वो बचा हुआ रखा है, तो और जो तोरई है वो कट करके रख ली है। अच्छा, इसके बाद जो है ये केले की सब्जी जो थी वो मैंने जब अच्छे से गल गई, तो इसके कलर पे मत जाइएगा दोस्तों, लोहे की कढ़ाई की वजह से कलर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है, पहली चीज। और दूसरा, आयरन जो है थोड़ा बहुत ही सही कुछ कुछ अमाउंट में ऐड हो जाता है सब्जियों में लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से। तो अगर आपको प्रेजेंटेबल दिखानी है चीज़, किसी के सामने सर्व करना है तो अलग बात है, नहीं तो लोहे की कढ़ाई में अगर बनाते हैं ना तो बहुत बढ़िया है और फ्लेवर भी आता है लोहे की कढ़ाई में। तो अब ये बचा हुआ तड़का जो था मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया, तो अब मुझे कढ़ाई धोने की ज़रूरत नहीं है। और इसी में मैंने डाल दी कटी हुई तोरई, और इसमें भी मैं जो है सिर्फ नमक, हल्दी और कुटी हुई मिर्च ऐड करूंगी। उसके बाद इसको धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और जब ये गल जाएगी तोरई जो है ये सब्जी, तो इसमें इस जो आटे की स्लरी जो बनाई थी ना वो डाल के और कंसिस्टेंसी को बराबर करते हुए पानी ऐड कर देते हैं। और उसके बाद जो है इसको थोड़ी देर के लिए पकाने की जरूरत होती है। फिर ये मतलब क्योंकि सब्जी जो है वो तो पक ही जाती है तुरई की, आटा डालने के बाद थोड़ी देर मतलब 5-7 मिनट इसको पकाना पड़ता है, 10 मिनट तक, और फिर उसके बाद ये बन जाती है दाल। अच्छी लगती है, ये भी टेस्टी लगती है। लेकिन क्योंकि ना ये स्पेसिफिकली पहाड़ साइड की है, उत्तराखंड की है ना, तो हो सकता है कई लोग नहीं समझ में आए कई लोगों को ये चीज़। इसको कहते हैं कापा, तुरई का कापा कहते हैं इसे, मैं आपको बता दे रही हूँ। तो अभी यहाँ पे इसके बाद वो साइड में पकने के लिए रख दी सब्जी। इधर मैंने तवा चढ़ा दिया रोटी पराठों के लिए, और हाथ के हाथ यहाँ पे मैं मट्ठा बना रही हूँ। कटोरी में दही मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए निकाल के रख दिया है। जैसे कि जब मैं दुकान से आऊँ ना तो मुझे भागम भाग बहुत हो जाती है, तो ये दही निकालना, सैलेड निकालना, ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी खल जाती हैं उस वक्त। तो मैं ये सारी कोशिश करती हूँ कि सारी प्रिपरेशंस करके जाऊँ, आके सीधे उनकी थाली लगा दूँ बस। अच्छा, एक सब्सक्राइबर दोस्त है मेरी, वो पूछ रही थी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का क्या हिसाब किताब है आज की डेट में। तो मैं आपको बताऊं, क्लिनिकल साइकोलॉजी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन वगैरह जो डिसऑर्डर्स है ना, इस तरीके की एडिक्शन वगैरह बहुत सारी चीज़ें आजकल हो रही हैं, और इसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत हर जने को पड़ती है। इवन हम हाउस वाइफ्स को भी देखिए आप, इतना ज़्यादा डिप्रेशन होता है। तो ये जो साइकोलॉजी है ना, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसका अच्छा खासा स्कोप है। कई लोग होते हैं ना जिनको रूटीन से काम तक नहीं कर पाते, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, उनको थेरेपी और काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एमएससी में क्लिनिकल साइकोलॉजी करो तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, बट आगे जाके आपको प्रेफरेबली एक सर्टिफिकेशन कोर्स करना पड़ता है, जिसको आरसीआई जिसका नाम है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और उसका ये जो कोर्स है ना, ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है। अगर आपको अपना खुद का क्लिनिक रन करना है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरह प्रैक्टिस करना है, तो आपको ये जो कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स, ये आपको करना पड़ेगा। एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है कि 11th-12th में साइकोलॉजी आपने ली हो तभी आप क्लिनिकल साइकोलॉजी परस्यू कर पाएँ। अगर आपने मतलब पीसीबी है आपकी और साथ में साइकोलॉजी है, तो आप आराम से बीएससी भी कर सकते हो, और आगे जाके आपको एमएससी करनी होगी। तो एमएससी करने के लिए हर कॉलेज का अलग अलग तरीका होता है, एंट्रेंस टेस्ट डिफरेंट होते हैं,
और अगर आपने एमए कर लिया है, इसके बाद आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी करनी है, तो फिर आपको एमफिल करना पड़ेगा, मास्टर्स ऑफ फिलोसफी। आती है बात बेस्ट कॉलेजेस की, तो डीयू अच्छा है इंडिया में, टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल साइंसेज अच्छा है, जेवियर्स अच्छा है, क्राइस्ट भी बहुत बढ़िया है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी अच्छी है। और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो अशोका यूनिवर्सिटी अच्छी है, लेकिन उसकी फीस अच्छी खासी जाती है। तो अभी मैं हो गई हूँ यहाँ पे दुकान जाने के लिए तैयार। और ये आपको मैं कुर्ता इसलिए दिखा रही थी, इसकी स्लीव, क्योंकि इसकी जो स्लीव की जो एम्ब्रॉयडरी है वो मैंने खुद से करी है। ये जो नेक में है ये अपने मतलब रेडीमेड पहले से था, और ये जो कपड़ा था ये मैंने खुद स्टिच किया। उसके बाद जो एम्ब्रॉयडरी इसकी जो स्लीव्स में आपको दिख रही है ना मोती वाली, ये मैंने खुद करी है। जस्ट ऐसे ही, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी इसको ऐसा करने की, लेकिन बस उन दिनों मेरे पास काफ़ी सारा समय हुआ करता था, तो फिर मैंने ये काम कर लिया। दुकान से आने के बाद ना ये हस्बैंड ने ला के रखे हुए हैं चकोतरे, तो आई होप आप लोग चकोतरे से तो परिचित होंगे ही। कुछ कुछ ये बड़े नींबू जैसा होता है और टेस्ट में खट्टा मीठा सा होता है। तो ये जो है ना इसको पील करना है। 2-3 चकोतरे ला के रखे उन्होंने, और इसमें दिक्कत यह है कि अगर इसको आप पहले काट के रख लो ना तो धीरे धीरे कड़वा हो जाता है। तो इसको जब आपको खाना हो उसी वक्त कट करो, उसी वक्त इसको खा लो तो बढ़िया रहता है, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा ना टेस्ट इसका चेंज हो जाता है। तो ये चकोतरा मैंने आके पहले कट किया, उसके बाद जो है फिर मैं मदर इन लॉ को खाना देने जाती हूँ, और ये चकोतरा जो कट किया था ये भी मैं साथ ही में दे आती हूँ। तो ये रहता है कि कोई भी इस तरीके का स्पेशल नया कोई फ्रूट होता है या कोई चीज़ होती है, कोई डिश होती है, रेसिपी होती है, तो हम लोग आपस में ऊपर नीचे शेयर ज़रूर करते हैं। और ये रहा शाम का क्लिप। तो ये मैंने ना सीढ़ी लगाई है और उसके बाद क्लिप बन ही नहीं पाई। मुझे लगा कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी है, लेकिन मैंने ऑन नहीं करी थी। और इसके बाद जो है मैंने फ़ैन साफ़ किया, ड्रेसिंग टेबल साफ़ किया। कुल मिला के 5-7 मिनट की एक पूरी की पूरी क्लिप थी जो मुझे लगा कि मैं रिकॉर्ड करी हूँ, लेकिन वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने ना जब फ़ैन साफ़ कर लिया और ये ड्रेसिंग टेबल जो थी उसको पूरा क्लीन कर लिया, उसमें जितने भी ऑर्गेनाइजर्स या डिब्बे जो थे वो सब हटा दिए, अच्छे से वाइप ऑफ कर दिया। उसके बाद चेक किया तो देखा कि रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मैंने ड्रेसिंग टेबल अच्छे से साफ़ किया आज। फ़ैन बहुत गंदा हो रहा था वो साफ़ किया, और उसके बाद मैं बिछा रही हूँ यहाँ पे चादर, क्योंकि डस्ट हो ही गई है। और आने के बाद मैंने बेडशीट चेंज भी नहीं करी थी दिल्ली से। तो ये जो आप गद्दा देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये रुई का गद्दा है। और मैंने रुई के गद्दे, मतलब ये जो अपना वाले गद्दे होते हैं ना नॉर्मल, जो आप लोग यूज़ करते हो, क्या बोलते हो उसे, डनलप के गद्दे, वो यूज़ करने सालों पहले छोड़ दिए। मेरे को ना थोड़ा थोड़ा नेक में पेन रहने लगा था और मेरे हस्बैंड को भी रहने लगा था। तो हमने डिसाइड किया कि हम इन गद्दों को डिस्कार्ड करके रुई का गद्दा बनाएंगे। तो ये ना हमने 2 गद्दे लिए थे, क्योंकि डबल बेड का रुई का गद्दा मिलता नहीं है। लेकिन इसमें फिर मैंने बाद में क्या किया, जो बीच में आपको जॉइंट सा दिख रहा है ना, मैंने दोनों गद्दे खोल के पूरा, मतलब उसकी जो रुई है वो निकाली, और इसका जो कपड़ा है उसको बीच में ज्वाइन करके वापस से रुई जो धुनवाई, और उसको फिर मैंने पूरा का पूरा एक सिंगल गद्दे में कन्वर्ट करवा दिया। वजह ये थी कि जब 2 गद्दे मैंने लगाए थे तो ये ना खिसक जाते थे और बीच में ना स्पेस क्रिएट हो जाता था, तो सोने में बहुत दिक्कत होती थी। तो ये 2 गद्दों का एक गद्दा कर दिया तो बहुत ज़्यादा आराम हो गया, कंफर्टेबल रहता है रुई के गद्दों में सोना। सीरियसली बता रही मैं आपको अगर किसी को भी सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस तरीके की दिक्कतें हैं ना, सबसे पहले अपना गद्दा चेंज करिए, रुई के गद्दे में आ जाइए। पहले के टाइम पे देखिए किसको होता था सर्वाइकल और ये सारी प्रॉब्लम्स, अब अभी होने लगा है। जैसे मुझे नेक पेन जैसे ही रियलाइज़ हुआ ना कि होने लगा है, तो मैंने पहले तो अपना गद्दा चेंज किया, रुई के गद्दे में आ गई। और दूसरा मैंने जो तकिए थे, रेडीमेड तकिए आप सभी जानते हैं, बिल्कुल अच्छे खासे मोटे और फ्लफी होते हैं, उनको हटाया और जहाँ पे रुई धुनती है वहाँ पे अपने हिसाब से, वजन के हिसाब से जो है अपना एक अलग तकिए मैंने 2 बनवाए, और हम उन्हीं में सोते हैं। बहुत रिलीफ मिल गया। प्रॉब्लम बढ़ सकती थी, क्रोनिक हो सकती थी, लेकिन वो वहीं पे रुक गई। हल्का हल्का मुझे नेक पेन रहता है, लेकिन मुझे सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स टचवुड नहीं हुई उसके बाद से। तो ये ना अगर आप कर सकते हो, हाँ ये चीज़ रहती है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता नहीं है। जैसे वो वाले गद्दे होते ना मोटे वाले, उनमें आप चादर वादर बिछाओगे तो बड़ा अच्छा सा लुक आ जाता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। लेकिन शरीर और हेल्थ पहले है, शो और इन सब का क्या करना जब शरीर ही साथ नहीं देगा। तो मैं नहीं परवाह करती इन सब चीज़ों की। रुई का गद्दा है, ठीक ठाक चादर बिछ जाती है, बस आराम है और कोई तकलीफ नहीं है गर्दन में मुझे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक इसका मैं आपको एक और सुख बताऊं
कि जो ये गद्दे होते हैं ना, क्योंकि इजीली मुड़ जाते हैं, तो बेड बॉक्स खोलने में मुझे बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। नहीं तो जो वो वाले गद्दे होते हैं उनमें अगर बेड बॉक्स खोलो ना तो पूरे के पूरे खड़े हो जाते हैं वो, और बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। लेकिन ये फोल्ड हो जाते हैं तो बेड बॉक्स खोलना बहुत ईजी हो जाता है, और इनमें चादर बिछाना दबाना सब कुछ बहुत आसान है। तो हो सकता है कई लोगों को ज़रूरत ना हो, लेकिन अगर आपको लगता है ना तो आप यूज़ कर सकते हो। रुई का गद्दा अच्छा ऑप्शन है। ये जितने भी ऑर्गेनाइजर थे सारे मैंने हल्के से गर्म पानी से वॉश कर दिए, और उसके बाद ये सारा जो काम मैंने आज किया है ना, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे आज रात का डिनर नहीं बनाना था। आज छठी थी गोपाल जी की, तो उसके किसी फंक्शन में हमें जाना था, तो फिर इसीलिए मैंने सारे जो एक्स्ट्रा काम थे ये पकड़े हुए थे। उसके बाद हम तैयार हुए और आ गए छठी महोत्सव में। बिहारी जी की बहुत खूबसूरत झांकी लगी हुई थी। 1-1.5 घंटा हमने भजन में एंजॉय किया। उसके बाद हमारा खाना भी वहीं पे था, खाना खाया और उसके बाद हम आ गए घर। बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस दिन, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, मतलब पसीना पसीना हो गए थे बैठ के। लेकिन भजन में इतना मज़ा आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि घर आने का भी मन नहीं कर रहा था। तो ये थी वो भव्य झांकी जहाँ हम गए थे। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर गोपाल जी सजे हुए हैं, मतलब निहारते रहो, आंखें पलटाने का, आंखें हटाने का मन नहीं करता। तो बस उसके बाद हम आ गए थे वापस घर, और घर आते आते हमें बजा था रात का 11:30 पौने 12 बजे के अराउंड टाइम हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।